से दुआ मांगता हूँ। नाजरीन, आपको वेलकम करूँगा। आज हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन है जनाब अमजद साबरी साहब कव्वाल, जो कि बहुत ही मशहूर पाकिस्तान की मैं कहूँगा कि हस्ती और शोबिज़ पर्सनैलिटी भी आप उनको कह सकते हैं। इस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाने वाली शख्सियत, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनलों के ऊपर भी, महफ़िलों में भी, चाहे वो अवामी नौइयत की हों चाहे निजी नौइयत की हों, उनमें आपने अमजद साबरी साहब को, उनकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। लेकिन आज वो हम में नहीं हैं। ये बड़ी अफ़सोस की बात है, बड़ी दुख की बात है। मुल्क के अंदर इतने अफसोसनाक वाक़यात पेश आते हैं, कभी कभार मुझे बहुत दुख होता है कि उनके बाद कोई फॉलो अप नहीं हो पाता। उम्मीद और तवक्को ये की जाती है कि इस दफ़ा फॉलो अप हो, वो लोग जो ज़िम्मेदार हैं इस तरह के हीनियस क्राइम्स में, उन लोगों को सज़ा ऐसी दी जाए कि वो एक मिसाली सज़ा हो। इसके साथ साथ मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि आज हर आँख अश्कबार है, यकीन करें मैं भी सुबह से कोशिश कर रहा हूँ अपने जज्बात पर काबू पाने की, कि किसी तरह मैं अपने आंसू रोक सकूँ, किसी तरह अपना दुख छुपा सकूँ। बेशक ये मुल्क के लिए एक बड़ा ही दुख का वक्त भी है, मुश्किल वक्त भी है। उसकी वजह यह है कि एक दफ़ा दुख मुझे 16 दिसंबर 2014 को भी हुआ, उससे पहले भी मुतअद्दिद दुख मिले मुझे। फिर आपको पता है कि गुलशन इकबाल पार्क लाहौर के अंदर बहुत सी अमवात हुई, और फिर उसके बाद भी बहुत दुख हुआ, आज भी बहुत दुख हुआ। कुछ देर के बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी, फिर उसके बाद आपको पता है कुछ वक्त लगता है लोगों को अपने आप को गैदर करने में, अपने आप को कलेक्ट करने में, फिर आगे की जो मामलात हैं वो होंगे। लेकिन तब तक के हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ होंगे जनाब शमून बाकर अली साहब, प्रेसिडेंट हैं कराची आयरन एंड स्टील मर्चेंट्स के। वेलकम करूंगा आपको शमून साहब। बहुत शुक्रिया। बड़ी अफसोस और दुख की खबर है। इससे एक दिन पहले अजीब बेअमनी या बदअमनी कह लीजिए, कुछ लोग बेअमनी कह लेते हैं उसको, माजरत में भी आदी हो गया हूँ। अजीब सी बदअमनी है कि एक दिन पहले इससे ऐसा अजीब सा वाक़या पेश आता है कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे को हैं ऐसे पौश इलाके में, जो कि रेड जोन क्या चीज़ होगा सिक्योरिटी के हिसाब से जो ये है, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से उनको अगवा कर लिया जाता है। कहते हैं जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ी ने कर लिया। अदम तहफ़्फ़ुज़ का आलम देखिए आप, कि कव्वाल है वो जा रहा है, उसका ना किसी से कुछ लेना होगा ना किसी से कुछ देना होगा, हैं बिल्कुल, और उसको भी इस तरह की मामलात में, और फिर ब्रूटल किलिंग। और फिर उसके बाद जो मीडिया का रवैया रहा वो भी बड़ा अफसोसनाक रहा। जो सोशल मीडिया के ऊपर हमारे दोस्तों ने जो गैर जिम्मेदाराना तौर पर वीडियो और तस्वीर को शेयर की, वो भी बड़ा गैर जिम्मेदाराना था। अब लगता है हर एक को ब्रेकिंग की लत पड़ गई है। बेशक आवाम को भी ब्रेकिंग की लत पड़ गई है। मैं सबको बता दूं कि मुझे पता है। हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए इतना अफसोसनाक वाक़या, मैं चाहूँगा आप चंद अल्फाज कहिए इस बारे में। मुझे कल तकरीबन हम ऑफिस पे थे, अपने शॉप्स को उनको वाइंड अप कर रहे थे, तो घर से फ़ोन आया अम्मा का कि जी इस तरीके से हो गया है। तो सबसे पहले तो यकीन नहीं आया कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि चले सियासी लोग होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, उनका तो वास्ता रहता है, किसी ना किसी से एनिमिटी होती है। लेकिन ये वो बंदा था कि जो प्राइवेट महफिलों में जब वो करते थे प्रोग्राम, अभी रिसेंटली हमारा कराची क्लब में और जिमखाना वगैरह में भी इनके प्रोग्राम हुए थे, महफिल के बाद भी जब हम कमरे में जाके बैठते थे तो वो बिल्कुल जॉली टाइप का बंदा, बातें करने में, मस्ती मजाक करने में, जोक्स क्रैक करने में, ऐसा लगे नहीं कि जी अमजद फरीद साबरी कव्वाल ये वही है जो टीवी पर वक्त नज़र आता है। उसकी ये आदतें थी कि जी जिससे छोटे के साथ मिला तो छोटे जैसी बातें कर ली, बुज़ुर्गों के साथ मिला तो बुज़ुर्गों की बातें कर ली, हर माहौल में अपने आप को एडजस्ट करते थे। और हम जो देख रहे हैं, जैसे हम अपने बिज़नेस में देखते हैं, सिखाते हैं बच्चों को कि जी वक्त के साथ साथ चेंजेस लाएं। आज इन्होंने अपने प्रोफेशन के अंदर, पिछले जब इनके फादर भी इस प्रोफेशन में थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त में और आज के वक्त में जिस तरीके से अपने आप में तब्दीली लाए
और उसी प्रोफेशन को जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए, मीन्स पाकिस्तान का एक आइकन था, ब्रांड एम्बेसडर था साबरी ब्रदर्स, बिल्कुल। और जिस तरीके से अमजद भाई ने इंटरनेशनली इस वक्त अपने आप को ऊपर किया, पाकिस्तान के नाम को लेके गए, ये सब चीज़ें हमें बिजनेस में प्रमोट करती हैं। अगर लेट्स से कि जब वो इंग्लैंड में जाके प्रोग्राम करते थे, ये इन्होंने आखिरी एक मुझे किसी ने बताया कि ह्यूस्टन में एक प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम के बाद अगर कोई एक्सपोर्टर है और वो जब वहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहेगा, तो एक आम आदमी को पता चलता है कि जी पाकिस्तान भी एक कंट्री है, पाकिस्तान से अच्छा ये फला मुल्क से बंदा आया था, ये उसी मुल्क की प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हमारी प्रोडक्ट्स जब डिस्प्ले के ऊपर होती है, हमारे गारमेंट्स होते हैं, हमारी दूसरी चीज़ें जो वहाँ पे शेल्फ के ऊपर बिक रही होती हैं, तो जिस दौरान में प्रोग्राम हो रहा था तो उनकी सेल बढ़ती है। ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। और इन्होंने जिस लेवल के ऊपर पाकिस्तान को प्रमोट किया, हम समझते हैं कि बस ये एक बहुत बड़ा सानिया था, और सदियों में वापस जाके एक जनरेशन इस टाइप के बच्चे तैयार होते हैं। हमें नहीं पता कि इनके ख़ानदान में वापस इस चीज़ को आगे कौन लेके चलेगा, बिकॉज ये चीज़ें अभी तो मकबूल यही थे, अभी मकबूल यही थे। और ये चीज़ें जो है वो जनरेशन में पास ऑन होती हैं। तो अब देखते हैं कि क्योंकि ये एक फैमिली ट्रेडिशन होती है जिसको आगे लेके जाया जाता है। चलिए, ये तो सारी बातें अपनी जगह होती हैं, लेकिन जब एक शख्स दुनिया से चला जाता है ना, तो उसका दुख जो उसके घर वाले महसूस करते हैं, बीवी महसूस करती है, बच्चे महसूस करते हैं, बिल्कुल, जो लोग रह जाते हैं वो जो महसूस करते हैं ना, आम लोग वो महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि जो एक सहारा होता है ना, उनके दिल का एक और दर्द होता है। बेशक चाहने वालों का अपना दर्द होता है दिल का, इसमें किसी को कम या ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, लेकिन उनके लिए बड़ा मुश्किल इम्तिहान है। अब देखिए किस किस तरह के इम्तिहानों से मुल्क गुजरता है, मैं खुद हैरान होता हूँ। लेकिन आज मुझे कहने दीजिएगा शमूम साहब, आज ना मुझे रोकिएगा। देखिए बात यह है कि कौल व फ़ेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए, हमारे यहाँ मुनाफ़क़त नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ मुल्क के अंदर हम कहते हैं मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। अगर मुल्क अबतरी की तरफ जा रहा हो, अमन व अमान की सूरत हाल की बात कर रहा हूँ, और हम कहें बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो गलत है। फिर हम हक़ की नफ़ी या सच की नफ़ी करने की कोशिश करें, ऐसा हमारे लिए मुमकिन नहीं, नाउज़ुबिल्लाह। ऐसा इंसान के लिए मुमकिन नहीं कि वो सच्चाई के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए। बात यह है कि हमारे मुल्क के हालात बतदरीज ख़राब हो रहे हैं, लेकिन हम कोशिश ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल जैसे शादी की दावत होती है, उसमें लड़का कितना ही औबाश या बदमाश क्यों ना हो, माँ उसके माथे पे चूमती है, कहती है मेरा बच्चा कितना शरीफ है, कितना अच्छा है। लड़की बेशक कितनी ही जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरी मुस्कुराहट इज़ आउट ऑफ ट्रेजिडी। कहते हैं ना, एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, देयर इज़ अ कॉमेडी इन ट्रेजिडी। तो ये वही ट्रेजिडी है, वो जो शेक्सपियर के जो खेल हैं उनमें जो ट्रेजिडी है ना, कि वो मर्चेंट ऑफ वेनिस, हाँ, चाहे मर्चेंट ऑफ वेनिस हो, टेम्पेस्ट हो, हैं उथेलो, कोई भी आप उठा लीजिए, उसमें असल में जो कॉमेडी है ना, वो उस ट्रेजिडी में है, इंसान की बेबसी बेकसी कि क्या करे। आज मुझे यकीन करें, लोग कहते हैं साहब आप बड़ी कड़वी कड़वी बातें करते हैं, बड़ी कड़वी बातें करता हूँ, आप सुनते भी हैं शौक़ से, मुझे पता है आप शुद्ध सुनते हैं, लोग सुनते हैं, जितने लोग इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं वो बात सुनते हैं। लेकिन जो चीज़ तल्ख है, जो चीज़ सख्त है, वो है इस मुल्क की अखलाकी मुफलिसी। देखिए आज अमजद साबरी हमें नहीं, अगर हम कल भूल भुला जाएं तो फिर ये बेहिसी है। देखें, इज्तिमाई तौर पर बेहिसी बर्दाश्त नहीं। इससे पहले ताजिरों सनतकारों के भी होते रहे वारदातें, बिल्कुल 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 हुआ है बिल्कुल आपके सामने। इस शहर के अंदर फिर कहते हैं कि कौन ऐसा शख्स है जिसको छुआ नहीं इसने, कोई बचा हुआ नहीं हो, कोई बचा हुआ, जो अगर बच गया तो उसका मोबाइल छिन गया, उसकी सारी याददाश्तें उसी में ही रह गई। आजकल तो फ़ोन में ही होती हैं सारी याददाश्तें, तो वहाँ पर भी सारा सिलसिला ख़त्म हो गया। तो मैं चाहूँगा शमू साहब इस बारे में बताएं कि ये रेजिलियंस है या ये इंडिफरेंस है, ये बर्दाश्त है या बेहिसी है, क्योंकि मैं ऐसे बेहिसी कहता हूँ। माशरे में बेहिसी ही हम इसको कहेंगे। और देखें, कभी एक छोटा वाक़या हो जाता है, फिर उसके बाद एक बड़ा हो जाता है, फिर एक छोटा, हम सब की याददाश्त बहुत छोटी है, हम भूल जाते हैं। और आज भले हम अमजद भाई को सब मिल के याद कर रहे हैं, कल अल्लाह ना करे कोई दूसरा ऐसा वाक़या हो गया तो हम इनको भूल के उसका जो है प्रोग्राम करना शुरू कर देंगे।
इससे पहले भी वाक़यात हुए हैं, लेकिन रिजल्ट कहाँ है? इतनी तहकीकात, इतनी कमेटियाँ, यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है, ताज़ियत कर ली है, मादरत कर ली है, सब ने कर ली। एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या है? रिजल्ट इज़ ज़ीरो। तो इन चीज़ों को जो है वो हमें मेन देखना है। और जिस तरीके से हाई प्रोफाइल किडनैपिंग हुई, उसके बाद ये हुआ, ये सब चीज़ें क्या हैं और किस तरफ हम जा रहे हैं? और मैं आपको यकीन करें, अभी लोग कहीं भूल ना जाएं, फिर हम पर भी बेहिसी का इल्ज़ाम आ जाए। मैं दुआगो हूँ कि ये लड़का अवैस शाह वकील है, किसी तरह खैर व आफियत से अपने घर पहुँच जाए, क्योंकि जो भी है, मैं सिर्फ सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का बेटा नहीं समझता, मैं इसे कौम का एक फ़र्द समझता हूँ। बिल्कुल, एक माँ का बेटा, एक बाप का है, और एक मीन्स न भूलें इस वक्त पर, आज इनके क्योंकि साथ कल हुआ, फिर हम किसी इसी के वजह साथ, से अमजद साबरी को न भूल जाएं, कल किसी और के साथ हो सकता है। कल इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जी आप जो है उस बेचारे का क्या कसूर अगर उसके फादर जो है वो चीफ जस्टिस हैं। हाँ, और क्या अगर कोई और भी बच्चा, कोई भी बच्चा हो अभी, लेकिन बाप का दर्द, माँ की परेशानी, मेरे ख्याल वो ऐसी चीज़ है जो कि परेशान कर देती है, और इस केस में भी यही है। अभी रिसेंटली हमारे मार्केट में साथ ही हमारे शॉप है उनकी बहन के बेटे को लेके गए, पता चला कि दूसरे दिन, तीसरे दिन वो लड़के का पेशावर से फ़ोन आया कि जी ये पेशावर पहुंच गया हूं और मैं लाहौर आ रहा हूं। जब उससे बात हुई, उसने बताया कि मुझे किसी ने गलती से उठा लिया था। जब आप पहुंचे, पेश किया गया, तो बोले ये वो नहीं है। इस टाइप के अगर वाक़यात एक आम आदमी के साथ हो रहे हैं तो फिर ये क्या हो गया है? इस मुल्क में क्या है? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। मैंने यही कहा था लोगों को कि ये मत समझना कि ये दहशतगर्दी की आग कहीं एक जगह जलेगी, ये जलेगी तो सबको जलाएगी, सबको लेके और अपना ही घर जला देगी। हम पहले जी अफगानिस्तान में ये हो रहा ठीक है जी, हम ठीक है, और पेशावर में ये हो रहा ठीक है, हम यहाँ ठीक है। नहीं, उस वक्त भी आप और हम मिलकर इन प्रोग्रामों में बोलते थे कि जी गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। क्यों कि अगर आज आप इस वक्त जी मेरे घर में तो ठीक है ना, बाकी तो ये हमारे जो और ये भी नहीं भूलना कि आग लगाने वाले को ही आग लगने का सबसे ज़्यादा चांस। हमारे जो बड़े हैं, जो इस वक्त बेहिस हैं, हमारी जो लीडरशिप है, जो इन चीज़ों का नोटिस नहीं ले रही, ये आप और हम तो आवाम में से हैं, हमारा तो जो भी होगा अल्लाह मालिक है, लेकिन फिर वो भी नहीं बचेंगे, वो भी नहीं बचेंगे। आज मुल्क होगा तो सियासत कर सकेंगे, आज अवाम होगी तो उनकी लीडरी चलेगी, वरना यही अवाम नहीं होगी और यह मुल्क नहीं होगा। हमारे वालिद बोलते हैं कि बेटा हिंदुस्तान में अगर ये हालात अगर जो इस वक्त हमारे यहाँ पे जो लोग हैं उनको वहाँ पे 2 रुपए की भी नौकरी कोई नहीं देगा। हमारी जो हरकतें हैं, जो हमारे तरीक़ेकार हैं, वो बहुत गलत हैं, बहुत गलत हैं। तवक्को अब यही है कि अब जो भी मुजरिम है उसको इंसाफ के कटेरे में लाया जाए, लेकिन अब इतने वाक़यात पेश आ चुके हैं, उन मुजरिमान को सज़ा भी दी गई। मैं आपको बताऊं, ये बात किसी एक फ़र्द को सज़ा देने की नहीं, ये इस्लाह एक पूरे निज़ाम की चाहिए। मैं इस्लाह नहीं करने आया, बिल्कुल सिस्टम का प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ। मारने वाले को ये नहीं पता मैं क्यों मार रहा हूँ, मरने वाले को ये नहीं पता मुझे क्यों मार रहे हैं, मतलब पता ही नहीं किसी को कुछ भी। ये कि निज़ाम देखें, उन लोगों को फांसी दी गई है कि जिन लोगों ने, जो लोग 16 दिसंबर में भी थे इन्वॉल्व 2014 में, उनको भी फांसी दी गई। लेकिन हमें यह समझना है इसके पीछे जो फिक्र है, जो सोच है, उसको किस तरह से पकड़ना, गिरफ्त में लाना है। वो पूरी एक जनरेशन तैयार हुई है जहनियत के साथ, नफरत की जहनियत के साथ, और उनको नहीं पता कौन की क्या है। और यकीन करें, गलती की आपने बात की, ऐसी ऐसी गलतियां हैं हमारे मुल्क के अंदर, मैं यकीन करें मुतादिद मरतबा ये कह चुका हूँ। हम जब तक तासुब और हसद की ये जो जंजीरें हैं ना, जब तक इनको नहीं दो, हम यकीन करें आज भी ये पूछेंगे कि फलां आदमी कहाँ का है, किधर का है, यही पूछेंगे कौन है। आज भी इल्ज़ाम ये लगाएंगे कि ये जो वाक़या पेश आया, इसके पीछे ये ज़ाती वजह हो सकती है, वो निजी वजह हो सकती है, वो वजह तो नहीं हो सकती। लेकिन हमें ये जानना है कि कोई भी वजह हो, नेज़ ये हर शख्स की ज़िंदगी, रॉन्ग इज़ रॉन्ग, रॉन्ग इज़ रॉन्ग। एक शख्स की अगर ज़िंदगी कोई ले लेता है तो आप उसकी वजह ढूंढ के उसको जस्टिफाई क्यों करते हो? अफसोस की बात है, हमारे यहाँ लोग देखें ना, हर चीज़ को इसी की नज़र करते हैं, इसी की नज़र हो जाता है कि जी इसके पीछे फलाने का फलां का साजिश होगी, फलाना होगा। व्हाट इज दिस? आप सज़ा दो और सबसे पहले उस
सोच और उस फिक्र को शिकस्त देनी है, जो इन सब चीज़ों को सामने लेकर आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, अदम बर्दाश्त बहुत बड़ा, अदम बर्दाश्त, इनटॉलरेंस, ये बहुत बड़ी इश्यू है। यहाँ पे आप देखें, एक छोटी सी मिसाल ले लें। जैपनीज़ कहते हैं ना कि जी किसी शहर की हालत देखनी हो, लोगों का जहनियत सोचनी हो, तो आप ट्रैफिक सिग्नल के पास खड़े होकर देख लें। आज हम कितने सेकंड वहाँ क्लिक हो रहा होता है कि जी 12 सेकंड बाकी है आपको रोड क्रॉस करने में, या आप गाड़ी लेके, लेकिन वो 12 सेकंड हम वेट नहीं कर सकते। मैं निकल जाऊँ 12 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए नहीं वेट कर सकते। तो ये हमारी बर्दाश्त की हालत है। दुरुस्त कहा आपने। मेरे ख्याल जापान के सिग्नल जाकर हमारे मुल्क के लोगों को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो डिसिप्लिन आपको वहाँ पे दिखेगा, जो सुबह नन्हे मुन्ने बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं, आपको शायद इत्तेफाक हुआ हो, ऐसे सीधे कतार बनाकर सिग्नल खुलने पर, और दूसरा शख्स भी अगर कोई सिग्नल पार, देखिए चीजें छोटी छोटी हैं, लेकिन बड़े जुर्म को रोकती हैं ये चीजें, क्योंकि बचपन से उनको वो चीज सिखाई जाती है, कानून का एहतराम। यहाँ तो बचपन से सिखाया जाता है कि जी आप मिसाल ले लें, किसी स्कूल के बाहर चले जाएं, बड़े स्कूल जो है क्लिफ्टन डिफेंस में, वहाँ पे जो बच्चे आते हैं, तो अगर गाड़ी की क्यू लगी हुई है तो वो बच्चा 5 गाड़ी पीछे अगर गेट के है तो वो उतर के नहीं चलेगा पैदल के मैं जो उधर चला जाऊं, वो जाके दरवाजे के पास ही उसकी गाड़ी खुलेगी, उसमें से एक गार्ड उतरेगा, उसका दरवाज़ा खोलेगा, फिर एक दूसरा नौकर होगा, वो उसका बैग उठाएगा और स्कूल के दरवाजे तक लाके देगा। अगर इनके बस में हो तो वो उसके नौकर को कहे कि तू ही पढ़ाई कर ले मेरे लिए। ये एक बच्चे की जहनियत है जो कि जिसकी उम्र 8 साल 10 साल 12 साल होगी। अब जब वो 8-10 साल 12 साल से इस जहनियत से तैयार होते हैं, फिर जब वो 16-18 के होते हैं तो फिर वो उनके पास थोड़ा सा पावर आ जाता है, फिर वो गाड़ियाँ खुद चला रहे होते हैं। फिर जब वो 20-22 के होते हैं तो फिर उनके पास असला होता है। वो फिर आपके सामने वाक़यात हुए हैं शहर में, बहुत वाक़यात कि जी दोस्तों में थोड़ी सी तलकलामी हुई तो एक दूसरे को मार दिया। ये अदम बर्दाश्त नहीं है तो और क्या है, इनटॉलरेंस है। और वो ये देख रहे होते हैं कि जो उनके बड़े हैं वो देख, अच्छा इसने हमारे खिलाफ ये बोला, उठा के ले आओ जी इसको। तो जब वो अपने बड़ों को ये देखेंगे तो बच्चे यही करेंगे। कभी कभार तो आजकल अफसोस की बात ये, गाड़ियों भी लग जाती हैं तो लोग आपस में नहीं लड़ते, बर्दाश्त वाले। वक्त हमारे पास चूंकि महदूद भी है, इसके साथ साथ परवेज रशीद साहब जो है मीडिया से गुफ्तगू करेंगे, तो हमें एक ब्रेक की जानिब जाना है। लेट्स टेक ए ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक। बड़ी ही दुख की घड़ी है। अभी जो है कराची में ज़ोहर की अज़ान का वक्त भी हो गया है। इस हिसाब से मेरे ख़्याल जो मामलात अभी हैं वो अपने शेड्यूल के हिसाब से चलेंगे। थोड़ी देर बाद ख़ुसूसी ट्रांसमिशन के अंदर हो सकता है कि आप लाइव तस्वीर भी देख सकें। मेरे साथ शमून बाकर अली साहब मौजूद हैं। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हम इसी मौजू पर कर रहे थे कि अचानक बीच में वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। मेरा ख़्याल ये था कि शायद वो भी कौम के जज्बात को जहन में रखते हुए, ख़ातिर में लाते हुए कोई ऐसी बात करेंगे जिससे ज़ख्मों पर मरहम रखा जाए। लेकिन मैं उनके बारे में या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में या जो भी उन्होंने प्रेस से ख़िताब किया उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहूँगा। मैं आगे चलना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ अवाम के तासुरात, जज्बात का ख्याल ही न रखे हुकूमत और हुकूमत के नुमाइंदगान, उनको पता ही ना हो क्या हो रहा है, कि कौम की क्या रिक्वायरमेंट है इस वक्त, तो क्या मैं बोलूँ, छोड़ें। शमून साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, माजरत मैंने आपको रोका था उस वक्त। बस हम ये कहना चाह रहे थे कि हम दुआ गोई हैं और इस वक्त हमें, चूँकि अब नमाज का वक्त भी हो रहा है, वहाँ पे नमाज जनाजा भी है और तकरीबन चैनल्स सब लाइव दिखाएंगे जी। काफ़ी जगहों के ऊपर जो है वो प्रोग्राम भी किए जाएंगे आगे। जी। हम सिर्फ ये इस वक्त दुआ करें कि आने वाले वक्तों में ऐसा सानिया, ऐसा वाक़या किसी के साथ ना हो। अल्लाह जो है हम सब के घरों को आबाद रखे, क्योंकि इसके पीछे पूरी जनरेशन ख़त्म हो जाती है। जब घर का सरबरे के साथ ये चीज़ होती है तो पीछे पूरी जनरेशन ख़राब हो जाती है। उसके बच्चों का क्या होगा। ही वॉज जस्ट 40 ईयर्स ऑफ एज और कुछ कहने को नहीं रहा कि इस वक्त आदमी क्या कहे। बस
अल्लाह किसी दुश्मन के साथ भी ये वाक़या ना हो, हम ये कहेंगे। चलिए, मैं अब जनाब मोहसिन हसन खान साहब, जो कि बहुत ही पाकिस्तान के मैं कहूँगा नामवर क्रिकेटर और बेहतरीन किस्म की शख्सियत हैं, उनको वेलकम करूँगा शो में बजरिया टेलीफोन लाइन हमें साथ ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब मोहसिन हसन खान साहब, आपको वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपको और आपके साथ जो गेस्ट बैठे उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन साहब, मुझे बताया भी गया और मेरे ख्याल अगर ना भी ताल्लुक़ हो, मेरे ख्याल से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा होगा, एक सेलिब्रिटी होने के नाते, एक बहुत मशहूर क्रिकेटर होने के नाते, एक बहुत बड़े अदाकार होने के नाते, और उसके अलावा क्रिकेट के अंदर भी आप बड़े अहम ओहदों के ऊपर फायज रहे इंतज़ामी तौर पर। आज जब आप इस वाक़े को देखते हैं जो कल पेश आया, तो मैं चाहूँगा थोड़े से अपने दिल के तासुरात का इजहार करें। जी देखिए, बिल्कुल मेरा ताल्लुक़ उनसे था, बहुत करीबी नहीं था लेकिन काफ़ी हद तक था। और जहाँ तक अमजद के लिए कहना है तो मैं, आप यकीन कीजिए, बहुत देर तक कुछ कहता जाऊं तो वो भी कम होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा धचका लगा है हम सबको कि एक इतना अजीम फनकार, और फिर उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक बहुत ही खुश इखलाक इंसान और अच्छा इंसान होना। आई थिंक कि आप कितने बड़े भी फनकार हो या किसी भी फील्ड में, इंसान अगर आप अच्छे हैं तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत होती है जी। तो मैं कहता हूँ कि वो अमजद एक बहुत ही खुश इखलाक इंसान, बहुत ही प्यारा इंसान और एक अजीम फनकार जिसने पाकिस्तान का नाम बहुत दुनिया में रोशन किया अच्छाइयों में। और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए और उसके घर वालों को सब्र दे, इससे कि जो उसके घर वालों पे गुजर रही होगी, इतना तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला ने, पाक परवरदिगार ने उसको अपने पास बुलाया है तो बहुत खूबसूरती से अपने पास रखा होगा। लेकिन उसकी यहाँ जो एब्सेंस है, पूरा पाकिस्तान उसे मिस कर रहा है, पूरे पाकिस्तानी जो सारी दुनिया में है वो उसे मिस कर रहा है। लेकिन अल्लाह ताला उसके घर वालों को सब्र दे, उसकी माँ, उसकी वालिदा को, उसके वालिद को, अगर वालिद तो है नहीं अब, लेकिन वो भी इस वक्त उसी हालत में होते, लेकिन उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, भाई बहन है, बहुत बहुत दुख पहुंचा है। आप यकीन कीजिए, अल्फाज नहीं है, लेकिन बस कल से जब से पता चला है तो ऐसा दिल बुझ गया है कि किसी चीज में दिल नहीं लगता। मैं आपके जज्बात को भी समझ सकता हूँ और जाहिर बात है आपने खिराज तहसीन भी पेश किया, दुख हम सब लोगों के साथ आपने मिलकर बांटा। लेकिन ये जो अदम तहफ़्फ़ुज़ की लहर एक मोहसिन साहब पूरे मुल्क के अंदर अब शोबिस के शोबे में भी आ गई, और जैसे मैंने कहा कि ये आग जो है ये अब सबको ही अपनी लपेट में लेती चली जा रही है। इस बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं कि ये अदम तहफ़्फ़ुज़ जो अब मुल्क में बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क से सारा हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है, हमारा जो सरमाया है वो इस मुल्क से जा रहा है, इंसान जो है हमारे मुल्क से, अफराद जो है हमारे मुल्क से जा रहे हैं, ये बड़े दुख की बात है। इसके बारे में मैं चाहूँगा आप कुछ बात करें। बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही है, और ये जो हादसा हुआ ये उसी चीज का एक हिस्सा है। और मैं समझता हूँ कि देखिए, अब पहले वक्त आ गया था, लेकिन पहले ही हो जाना चाहिए था कि हुकूमत को बहुत, और बल्कि मैं अपनी अस्करी की क़यादत को कहूँगा जी जी, तो उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़ेंगे। यहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़ेंगे, नहीं तो खुदा न खास्ता हमारे पाकिस्तान को, हमारे प्यारे मुल्क को लोग नुकसान बुरी तरह ना पहुंचा दे। तो यहाँ वक्त आ गया है कि मैं, बल्कि ऑनेस्टली मैं आपसे दिल की बात कह रहा हूँ कि मैं जनरल राइज शरीफ से कहूँ, एक इल्तिजा करूँगा, बल्कि वो खुद भी समझते हैं, वो बहुत ही अच्छे उन्होंने इक़दाम उठाए। हुकूमत को चाहिए मिलके इतने सॉलिड स्टेप्स उठाए कि इस चीज़ का खात्मा जल्द से जल्द किया जाए, वरना ये आपने भी जिस तरह कहा, मैं भी कह रहा हूँ कि ये आग जिस तरह फैल रही है, खुदा ना खास्ता ये हमारे मुल्क को पूरी तरह, कराची हो, दूसरा कोई शहर हो, गांव हो, पूरा मुल्क हमें प्यारा है, इससे हम अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए हर वक्त तैयार बैठे हैं। क्योंकि देखें, सेलिब्रिटीज, मोहसिन साहब, सेलिब्रिटीज जो हैं उनका तो राब्ता अपने फैन से होता है, अपने चाहने वालों से होता है, अपने मोहब्बत करने वालों से होता है, उनसे दूर नहीं रह सकते वो।
तो इसलिए अवाम में तो वो जाएंगे, जाहिर बात है, और उनको वहाँ से मोहब्बत भी मिलती है, प्यार भी मिलता है। तो फिर अब सिलसिला ये है कि कोई इस तरह जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो माहौल है, और ख़ास तौर पे जिस तरह के हिफाजती इंतज़ामात करने चाहिए अदाकारों के लिए भी और लोगों के लिए भी, आम शहरियों के लिए भी, वो नहीं हो रहे। और आपने बड़ी अहम इस चीज़ की निशानदेही की। मैं चाहूँगा थोड़ा सा और इस बारे में बताइएगा कि जो सेलिब्रिटी होता है बेचारा, वो तो कहीं नहीं जा सकता सिवाय अपने मोहब्बत और चाहने वालों के दरमियान। वो अपने इर्द गिर्द हिसार कायम नहीं कर सकता, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी सिक्योरिटी कॉर्डन नहीं लेकर घूम सकता। उनका तहफ़्फ़ुज़ तो माशरे ने करना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए, एक इंसान सेलिब्रिटी बनता ही है अल्लाह की रहमत से सबसे पहले, उसके बाद अवाम से। जी। अगर वो अपनी अवाम से नहीं मिलेगा, उनसे इंटरेक्शन होगा, तो फिर बात तो नहीं बनेगी। और दूसरी बात यह है कि सेलिब्रिटी को आप भूल जाएं। मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि एक आम आदमी इस वक्त पाकिस्तान में सुकून में नहीं है, क्योंकि ये टारगेट किलिंग, ये करप्शन ने मुल्क की जड़ों को हिला के रख दिया है। तो मैं तो इस बात को कहता हूँ कि करप्शन को सबसे ज्यादा उस पर तवज्जो देना चाहिए। आप देख लें पूरे मुल्क में लोग क्या क्या चीजें हम सुनने को मिलते हैं। कभी कोई खुदकुशी कर रहा है, कभी किसी ने किसी को मार दिया, कभी क्या हरकतें सुनने को मिलती हैं। तो हम यहाँ बैठ के परेशान है, पूरी दुनिया में हमारा क्या मैसेज जा रहा है। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, अजीम कौम है, और ऐसा मैसेज जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि हमारी हुकूमत को, हमारी अस्करी क़यादत को बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाना पड़ेगा। खुदा न खास्ता इससे ज्यादा नुकसान, इससे ज्यादा कि इतना भी बहुत हो गया। इतना हो गया है कि जिसके ऊपर दिल हर वक्त रोता है, हर छोटा बड़ा जवान बुजुर्ग हर इंसान परेशान है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ेगा। बिलीव मी नॉट, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ी एहतियात कर रहा हूँ कि खुदा रहा अब हमारी अस्करी क़यादत को बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप यहाँ पे लेना पड़ेगा कि हमारे मुल्क को इस मुसीबत से निकालें। अल्लाह का करम, अल्लाह कहता है कि बड़ी खूबसूरत सेइंग है अंग्रेजी में, गॉड हेल्प्स देम दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। हमें अपनी मदद करनी है, हमें अपने मुल्क को संवारना है, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। अच्छा, मैं मोहसिन साहब एक बहुत अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। हमारे माशरे का भी एक बहुत बड़ा और संगीन संजीदा मसला है, आई एम श्योर हर पाकिस्तानी ने उसको कन्फ्रंट किया, आपने भी किया होगा। हसद, तासुब और अदम बर्दाश्त, ये तीनों चीज़ें हमारे माशरे को ख़राब कर रही हैं। मैं काफ़ी अरसे से इन मौज़ूआत पे बात कर रहा हूँ कि एक अदम बर्दाश्त हमारे माशरे में नहीं रहा, तासुब भी बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे को तरक्की करता भी नहीं देख सकते। इसकी वजह से भी माशरे के अंदर ऐसे मसाइल पैदा हो गए कि अब हम बेहिस से हो गए, बेपरवाह से हो गए, और हालात इस तरह के हो गए कि हमारे ऊपर, हमारे मुल्क के या हमारी कौम के ऊपर किसी भी तरह के उस्ताद या आफत भी आ जाए, हम उसके बारे में कोई परवाह नहीं करते, भूल जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए, इसके लिए मैं कहूँगा, आप जितने भी दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक देख लें, उन्होंने दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें की हैं अपने मुल्क में, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ गए, अच्छाई की तरफ जी। एक नंबर 1 पढ़ाई और दूसरा कानून। ये बड़ी दो अहम बात चीजें आपने उन्होंने की है मोहसिन हसन खान साहब। मेरे पास वक्त बड़ा मुख्तसर था, और अब हमें चूँकि एक शेड्यूल के तहत चलना है आगे प्रोग्रामिंग के हिसाब से जो भी, और आपको पता है कि थोड़ी देर के बाद हमारे पास शायद मनाजिर भी मौजूद होंगे। तो यहाँ पर नाजरीन थोड़ी देर के लिए आप लोगों से हम इजाज़त लेंगे। शमून साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि ये हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए, जनाब शमून बाकर अली साहब। और इसके साथ ही नाजरीन हम थोड़ी देर का एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे। दुआ